अच्छा भाई, तो हमारे पास क्या है कि जब यूज़र का अकाउंट क्रिएट हो जाए तो खुद ब खुद दूसरे पेज पे मूव हो जाए। सही है, तो इसके लिए हम एक नया पेज बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं लॉगिन .html। ठीक है भाई, पेज का नाम क्या रख दिया हमने, लॉगिन .html। अब इस पेज के अंदर सेम वही का वही काम होगा। एक इनपुट फील्ड होगी, एक ईमेल होगा और एक पासवर्ड होगा, और नीचे एक बटन लगा होगा जो कि साइन इन के लिए होगा। तो हम क्या करते हैं, जो index.html में कोड लिखा है इसी को उठाकर लगा लेते हैं। इस पूरे डिव को उठा लेते हैं, इस डिव को हमने कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब देखिए इस डिव में हमने क्या किया, सबसे पहले इंटर ईमेल, इंटर पासवर्ड की 2 फील्ड, तीसरा हम बनाएंगे भाई लॉगिन। बटन हमारे पास कौन सा है, लॉगिन का, और टाइप सबमिट रहने देते हैं। फंक्शन का नाम क्रिएट अकाउंट नहीं, फंक्शन का नाम क्या होगा अब, साइन इन। तो हमने यहां जाकर साइन इन दे दिया। उसके बाद यहां पर ये मसला मतलब HTML में ये मसला है कि एक कोड अब ये मुझे बार बार लिखना होगा, ये कोड मुझे बार बार लिखना होगा। रिएक्ट में क्या होता है कि हम एक जगह पे कोड लिख लेते हैं, उसको मल्टीपल जगह पे यूज करते हैं। सही है भाई, रिएक्ट और HTML की कोड की बात करें तो रिएक्ट में कोड बहुत कम होगा बनिस्बत HTML के अंदर, क्योंकि ये लाइन एक ऐसी लाइन है जो यहाँ पर भी यही है, ऐसे ही है ना भाई, मैंने कॉपी पेस्ट किया है। चलो इसमें तो फिर भी मैंने चेंज किया है, ईमेल है, पासवर्ड है, लॉगिन वैल्यू है, लेकिन ये कोड तो सेम टू सेम है। तो आप इसके लिए बाय डिफॉल्ट इस कोड को बार बार रिपीट कर रहे होते हो। ये सबसे बड़ा मसला HTML का है। और ये जब जब HTML की फाइल बनेगी और अगर फायरबेस लगा होगा तो फायरबेस की हर फाइल में ये लिंक लगानी होगी, ये लिंक हर फाइल में लगानी होगी। सही है भाई। अब इसके ऊपर हमने लॉगिन का फंक्शन हिट किया, साइन इन के फंक्शन में हमने, अच्छा ये देखें नीचे हमने क्लास का वो जो हमारी मेन फाइल का नाम है उसका नाम क्या रखा हुआ है, app.js, वो यही फाइल। तो जब भी कोड अब आप करेंगे ना, हर कोड के ऊपर एक तो फंक्शन का नाम ऐसा होता है कि आपको समझ आए, और लाजमी उसके ऊपर कमेंट लगा दें। ठीक है भाई, कमेंट लगाने से क्या है कि आपके पास आपको याद रहेगा कि यार ये काम मैंने क्यों किया था, ये काम मैंने क्यों किया था, ताकि इजीली आपकी हेल्प हो सके। अब फंक्शन का नाम जैसे यहां पर था .create यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड, अब यहां पे आ जाएगा साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। उसके बाद ईमेल डॉट वैल्यू, पासवर्ड डॉट वैल्यू। फंक्शन का नाम सिर्फ और सिर्फ हमने चेंज किया, जिसका नाम रखा साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। यार अब्दुल्ला कौन है, कोई भी नहीं, आपके बैच का है कोई अब्दुल्ला, नहीं है। अच्छा, तो यहां पे जाके आपने फंक्शन हिट किया साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, जिसमें आपने ईमेल की वैल्यू दी और पासवर्ड दे दिया। लास्ट में आपने कंसोल कर लिया, अलर्ट दिखा दिया क्रिएट अकाउंट। अब यहां पे आपने दे देना अलर्ट कौन सा, लॉगिन यूजर। ठीक है भाई, क्या आपका यूजर क्या हो गया है, लॉगिन हो गया। सही है, यहां तक सबका सब काम वही का वही। अब हम चाहते हैं कि जैसे यूजर का अकाउंट क्रिएट हो जाए और ये अलर्ट आ जाए, इस अलर्ट के आने के बाद एक पेज से दूसरे पेज पे चले जाओ, तो उसके लिए विंडो एक बाय डिफॉल्ट विंडो एक पूरी क्लास है, पूरी डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर एक फंक्शन है विंडो डॉट लोकेशन, विंडो डॉट लोकेशन, उसके बाद डॉट एच रेफरेंस। फंक्शन का नाम क्या है, एच रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस, जो ए में लगाते थे।
ए में लगाते थे ना भाई हाइपर रेफरेंस। तो अब यहाँ पे आप अपनी फाइल का नाम दोगे, फाइल का नाम क्या है, login.html। तो अगर मुझे इसी फोल्डर में ये फाइल है तो डॉट स्लैश, अगर इससे बाहर है ये तो हाँ हमें पता है कि 2 बार डॉट और ये सब कुछ करना होता है, अभी इसी फाइल में है तो डॉट स्लैश login.html। और अब हम अगर कोई यूजर का अकाउंट क्रिएट करते हैं test@gmail.com, हिट करते हैं इसका, हाँ पासवर्ड 123 ये लगाया है। ये इतना टाइम क्यों लगा रहा है भाई, क्या बोल रहा है, ऑलरेडी इन, अच्छा ये बाय डिफॉल्ट एरर दे रहा है कि भाई ये ईमेल हमारे पास पहले से यूज हुआ पड़ा है, क्योंकि ये जो बाय डिफॉल्ट एरर्स है ना, ये अब मैं चाहता हूँ कि यार ये एरर ये वाला शो, अब ये क्या है फायरबेस एरर, अब यूजर को भी बता रहे हो, तो इसके लिए आप यहां पर आकर जो ये एरर दिखा रहा है ना भाई, एरर दिखा रहा है ये, अगर मैं इसके कंसोल में जाऊं, इसके कंसोल के अंदर यहाँ पे ये पूरा रिजल्ट आता है। इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, एक प्रॉपर्टी है एरर डॉट कोड, एरर डॉट कोड। इस कोड से क्या होगा कि हमें वो डायरेक्ट एरर पता लग जाएगा। मैं अगेन से इसको हिट करता हूँ, इसी ईमेल को test@gmail.com, आप देख रहे हो अब ये एरर समझ आ रहा है, सही है भाई। इससे पहले क्या था, फायरबेस एरर और ये सब कुछ अलग अलग आ रहा था, अभी आपके पास सिंपल एरर आ रहा है कि भाई दिस ऑलरेडी ईमेल ऑलरेडी इन यूज। तो इस चीज के लिए हमने सिंपल क्या किया है कि यहां जाके एरर डॉट कोड लगा दिया। तो एरर डॉट कोड हमारे पास काम क्या करता है, ये काम करता है कि भाई जो भी मेन मसला होगा वो दिखा देगा, इशू दिखा देगा, सही है भाई। हमने कहा ओके भाई कोई नया अकाउंट कर लेते हैं, टेस्ट न्यू, और पासवर्ड सही लगाते हैं ताकि लॉगिन भी कर सकें, 123 क्रिएट अकाउंट किया तो हमारे पास आ गया अकाउंट क्रिएट। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, कौन से पेज पे आ गया, login.html, ठीक है भाई। अब हम यहां पे जाके अगर गलत ईमेल लगाएंगे test@gmail.com, जैसे ये वाला ईमेल है ही नहीं, तो हमें अभी यहाँ पे भी ये एरर दिखा रहा है। हम चाहते हैं ये एरर ना आए, ये लिखा हुआ है, आता है क्या आपके पास बाय डिफॉल्ट ये। तो इस चीज को भी सेट करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे लॉगिन के फंक्शन में, जहां पे हमने सिर्फ क्या लिखा हुआ है एरर, यहाँ पे क्या लगा देंगे डॉट कोड, एरर डॉट कोड, कंसोल में भी एरर डॉट कोड, ओके करेंगे, अगेन से पेज पे रिफ्रेश करेंगे, test@gmail.com, पासवर्ड इनवैलिड कंडीशनल्स। हम भाई बोलते हैं कि टेस्ट क्या था ईमेल, टेस्ट न्यू, वन टू थ्री एक मिनट हम चेक करते हैं, इन सही है, इनवैलिड तो मतलब 1 2 लगाया था, तो हमारे पास खाली एक मिनट यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो नया अकाउंट आया होगा ना, तो रिफ्रेश,
testnew@gmail.com, यार यही तो है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? पासवर्ड तो नहीं गलत लगा रहे? 123 123 1 2 लॉगिन यूज़र। कोई हमने पासवर्ड में ना कहीं गलती की हुई थी जिसकी वजह से वो ये बोल रहा है लॉगिन यूज़र। अब हम ईमेल पासवर्ड बिल्कुल सही लगा रहे हैं तो हमारे पास लॉगिन यूज़र लिखा हुआ आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ लगा दिया testnew@123 1 2। नहीं देखो पासवर्ड है 123 123 1 2। 3 लगाएंगे तो बोलेगा एरर। ठीक है भाई, तो ये काम हो गया ऑथ का काम। यहां तक किसी का कोई सवाल है भाई? जी जी सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब इस फायरबेस में आपके पास बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बस थोड़ी सी आपको चेंज करनी होंगी। मतलब आपको बाकी चीज़ें वही की वही हैं, सिर्फ हमने यहाँ पे साइन इन करवाया है। वहाँ पे अकाउंट क्रिएट होगा, यहाँ पे साइन इन करवाया। सही है भाई। अब अकाउंट क्रिएट करते वक्त थोड़ा सा नया काम करते हैं। नए काम से मुराद कि यूज़र अपनी इमेज भी दे, प्रोफाइल पिक्चर दे, अपना नाम दे, ईमेल पासवर्ड तो देगा ही देगा, ऐसा है ना भाई, वो तो लाजमी है। ईमेल पासवर्ड तो देगा ही देगा। अब सबसे पहले इमेज को हम कैसे यूज़ करेंगे? अब मेन काम क्या है कि इमेज को कैसे यूज़ किया जाए। अब होगा क्या, इसके लिए हम एक नई सर्विस यूज़ करेंगे जिसका नाम है स्टोरेज। जिसका नाम क्या है? स्टोरेज। डेटाबेस के नहीं, डेटाबेस अलग है, स्टोरेज अलग है। तो हमें क्या होगा हमारे पास, अच्छा स्टोरेज का मकसद कि हमारी इमेज, हमारी जो इमेज होगी, जो पिक्चर होगी, वो सबसे पहले स्टोरेज में जाएगी। स्टोरेज से हमें एक लिंक मिलेगी। स्टोरेज से हमें एक क्या मिलेगी? लिंक मिलेगी। उस लिंक को हम अपने डेटाबेस में यूज करेंगे। डेटाबेस में क्या करेंगे? यूज करेंगे। सही है भाई। यूज से मुराद के डेटाबेस में स्टोर करेंगे। जब वो यूजर लॉगिन होगा तो वो इमेज, क्योंकि इंटरनेट की लिंक इमेज है, वो जब यूजर हिट करेगा तो वहां पे उसकी पिक्चर पड़ी होगी, तो वो पिक्चर उठ के आ जाएगी। सही है भाई, यहां तक सबको कुछ समझ आ रहा है? यूजर अगर, हाँ यूजर देगा जेपीजी, वो पहले स्टोरेज के अंदर जाकर सेव होगी, फिर हमें रिटर्न में एक लिंक मिलेगी। वो लिंक हम डेटाबेस में स्टोर कराएंगे। तो इससे क्या होगा कि जब यूजर अपने आप को लॉगिन करेगा और डेटाबेस से डेटा मंगवाएगा तो उसकी इमेज लिंक डेटाबेस में पड़ी है, उसकी इमेज का रेफरेंस स्टोरेज में पड़ा है। जब वो इमेज को शो करेगा तो लिंक लगाएगा और उस लिंक का डेटा स्टोरेज में पड़ा होगा और वो वहां पे शो हो रहा होगा। सही है भाई। तो इसके लिए हम नई सर्विस यूज करने जा रहे हैं। अच्छा, अब आप लोगों का सवाल होगा, यार सिर्फ आपने एक ही ईमेल पासवर्ड करा है, बाकी ये सब नहीं करा है। ये हम बाद में वक्त पर साथ साथ कर रहे होंगे। अभी क्या है कि नेक्स्ट स्टेप कि हमें स्टोरेज में इमेज अपलोड करना आ जाए, क्योंकि हम जब अकाउंट बना रहे हैं, ईमेल पासवर्ड तो सही है, यूजर अपना नाम भी देगा, अपनी एज भी देगा, डेट ऑफ बर्थ भी देगा, सब कुछ देगा। उन सब डेटा को हम कैसे स्टोर कराएंगे? क्योंकि ऑथ के अंदर ओनली ये दो चीजें स्टोर होती हैं। ऑथेंटिकेशन के अंदर ओनली दो चीजें ही स्टोर होंगी। ईमेल हमें शो होगा, पासवर्ड हमें शो नहीं होगा। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गया? अब क्या करते हैं, हम वापसी इसी पेज पे आते हैं, अकाउंट क्रिएट करने वाले पर। क्योंकि अकाउंट क्रिएट के टाइम पे तो वो अपनी इमेज देगा। अकाउंट जब उसका क्रिएट होगा तो ही तो वो इमेज देगा। तो इमेज के लिए हम क्या लगाएंगे? इनपुट टाइप फाइल। मैं चाहता हूं वो सिर्फ और सिर्फ इमेजेस को उठाए, उसके लिए क्या होगा?
नहीं, मतलब जो मेरा डायलॉग बॉक्स ओपन है वो सिर्फ इमेजेस सिलेक्ट करे। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, अब एक्सेप्ट में मैंने दे दिया इसको इमेजेस। एक्सेप्ट एक एट्रीब्यूट्स है। कैसे हैं? और बताएं कैसा हुआ? बैठे बैठे बैठे। अच्छा, एक्सेप्ट में हमने बता दिया इमेजेस। एक्सेप्ट में क्या बता दिया? इमेजेस। तो इस इमेजेस का मकसद कि अब जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ, एक मिनट, ऑल फाइल क्यों लिखा हुआ है? वेरी गुड, सुपर यार, अमेजिंग, सही से नहीं, अच्छा किया यार, बहुत आला, सही से नहीं, शुक्रिया, बहुत आला लड़के। आजकल जॉब कहाँ पे कर रहे हो? सही, सैलरी की क्या सेटिंग दे रहे हैं? चलो अच्छा है, वाल तो बात होती है। सही सही, अच्छा यहीं गई है, सही सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने भी अभी स्टार्ट किया, तो मुझे भी ज़रूरत है लोगों की ना, अच्छा मुझे भी ज़रूरत है लोगों की ना, ऑनलाइन प्रोजेक्ट बेस्ड। वो जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे ना, तो हम लोग हमारे पास टाइम तो होगा ना? हाँ बस सेट है, सेट है, बस हाँ सही सही है, सही है, सही है, अच्छा कर रहे हैं। हाँ गुड गुड, बस सेट है, सेट है, सेट है, वेल डन यार। सही सही, नहीं चला सही, कोई बात नहीं, देखो स्टार्टिंग में एक साल यहाँ पे काम करो, फिर सीख जाओ। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा इंशाल्लाह। अब मुझे अपनी सीवी दी हुई है ना, मैं इंशाल्लाह कराची के रिजल्ट पर ट्राई करता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा ना। हाँ सही सही, इवेंट अच्छा हुआ, सही, ये क्यों, मेरी मेरी तो क्लासेस थी यार। सही सही, सेट है, सेट है, सेट है, सॉरी, सही, मतलब ये रिएक्ट नेटिव के लिए सेट है, सही 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 है, सही, ये सही किया, बस सेट है। कराची वाली कंपनी, मल्टीपल कंपनी है, वहाँ पे अप्लाई करें इंशाल्लाह हो जाएगा। सही सही, हाँ ये तो है यार, मतलब वक्त के साथ तो लाजमी करना चाहिए। यहाँ पर कहीं कनेक्ट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा यार, मसला ही नहीं है, टेंशन नहीं है। बहुत बाकी बैठो, मैं क्लास अटेंड करूँ, कोई बात नहीं। अच्छा भाई, तो अब देखिए हमने यहाँ पे जाकर एक्सेप्ट के अंदर इमेज और स्लैश, अच्छा हमारी मिस्टेक क्या आ रही थी, हम इमेजेस लिख रहे थे। सी इमेजेस लिखेंगे तो आपका यूज़र हर टाइप की इमेज सेलेक्ट कर सकता है, मतलब कोई फाइल सेलेक्ट कर सकता है, ऐसे तो नहीं ना हो, सेट है, ऐसे तो ना होना कि भाई ये डॉट टेक्स्ट की फाइल भी सिलेक्ट कर पाए, इसकी फाइल भी सिलेक्ट कर पाए।
हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ हमें वो इमेजेस दे, सिर्फ क्या दे, इमेजेस। तो इसके लिए हम पास करते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट एक एट्रीब्यूट है जो ये काम करता है कि ओनली, अब यहां पे मेरे पास ओनली इमेजेस की फाइलें आएंगी। यहां आप देख रहे हो, अगर मैं आपको ऑल फाइल करके दिखाऊं तो बहुत सी फाइलें हैं, लेकिन यूजर के लिए फर्स्ट टाइम जो ओपन होगा उसमें एक फाइल भी शो नहीं हो रही, क्योंकि उसमें इमेज है ही नहीं। सही है भाई? तो इस चीज को करने के लिए हम क्या पास करते हैं, एक्सेप्ट। ये हमने एस्टिमेट में लाजमी पढ़ा होगा, ऐसा ही है ना भाई? अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लिया, अभी हमें पता लग गया कि एक्सेप्ट का मकसद ये होता है। अब अगर मुझे मल्टीपल इमेजेस सिलेक्ट करनी है, मल्टीपल सिलेक्ट करनी है, तो मल्टीपल का एक एट्रीब्यूट पास कर देंगे। मल्टीपल का एट्रीब्यूट, देखो मल्टीपल का एट्रीब्यूट अगर नहीं है और मैं यहाँ पे आया, मैंने पेज पे रिफ्रेश किया, पिक्चर्स में गया, तो मैं एक टाइम पे एक पिक्चर सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं दो पिक्चर सेलेक्ट नहीं कर सकता। सही है भाई? मैं दो पिक्चर सेलेक्ट नहीं कर सकता। हम चाहते हैं यार यूजर दो पिक्चर भी सिलेक्ट कर पाए, तो इसके लिए क्या पास करते हैं, मल्टीपल। यहाँ पे आए, पेज पे रिफ्रेश किया, तो अब मेरा यूजर अगर पिक्चर में जाएगा तो जितनी इमेजेस चाहे सिलेक्ट कर सकता है। मैंने ये 4 फाइलें सिलेक्ट की, 5 फाइलें की, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 5 फाइल्स। तो हमारा यूजर जितनी फाइलें चाहे वो सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन अभी के लिए प्रोफाइल पिक्चर तो एक ही होगी ना, जब वो अपनी पोर्टफोलियो देगा तो मल्टीपल इमेजेस हो सकती हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ मल्टीपल पास नहीं करेंगे, यहाँ इमेज पास करना लाजमी है कि सिर्फ इमेजेस। अगर मैं चाहता हूं भाई मेरे पास स्पेसिफिक डॉट पीडीएफ की फाइल आए, ओनली कौन सी फाइल आए, डॉट पीडीएफ की। यहां पे आप देख रहे हो, अब इसके अंदर फाइलें पड़ी हुई हैं, लेकिन इसके अंदर जा रहा हूं तो कोई फाइल नहीं दिखा रहा, क्योंकि अब सिर्फ पीडीएफ फाइल। तो इस चीज से यूजर को रोकने के लिए अक्सर आपने देखा होगा बाय डिफॉल्ट वही सिलेक्ट होती है जो फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। अगर फॉर्म की रिक्वायरमेंट पीडीएफ फाइल है तो आपके लिए पीडीएफ फाइल आप सिलेक्ट कर पाओगे। तो इसके लिए एक्सेप्ट का एक एट्रीब्यूट है जो ये काम करता है। अभी के लिए हमारे पास क्या है कि भाई अगर हम चाहते हैं नहीं यार सिर्फ और सिर्फ यूजर डॉट पीएनजी करे, डॉट पीएनजी, तो डॉट पीएनजी हम चाहते हैं यार डॉट पीएनजी भी करे, डॉट जेपीजी भी करे, जेपीजी, ये दोनों सिलेक्ट हो गए। बीच में कॉमा लगा दोगे, बीच में क्या लगा दोगे, कॉमा। तो अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास कस्टम फाइल्स, इसकी एक्सटेंशन पीएनजी, सभी पीएनजी में, ये जेपीजी है, सेम ये कौन सी फाइल है, जेपीजी। अगर मैं यहां जाकर इसको बोलूं कि नहीं भाई पीएनजी तो दिखाओ ही नहीं, कौन सी दिखाओ, जेपीजी, तो अब यहां पे 2 फाइलें थी, 4 इमेजेस थी, वो हट गई, क्योंकि अब हमने उसको सिर्फ एक्सेस दिया है डॉट जेपीजी फाइल। इसी तरह अगर डॉक्यूमेंट की फाइल करनी है, वर्ड की फाइल करनी है, सीवी का ऑप्शन देना है, तो डॉट डॉस, डीओसी डॉस, डॉक्यूमेंट के लिए ये सिर्फ एक्सटेंशन लगाओगे। उसी तरह डॉट पीडीएफ या मल्टीपल। अभी के लिए क्या है कि भाई, और इसका हमें लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई फॉर्म फिल करवाते हैं ना यूजर से, तो स्पेसिफिक, क्योंकि यूजर तो कुछ भी दे सकता है, यूजर को रोकने के लिए हमने बोला सिर्फ और सिर्फ इमेज हो सके। सही भाई, सिर्फ क्या हो सके, इमेज हो सके। तो अब ये इमेज आ गई। अब मैं चाहता हूं कि जैसे सिलेक्ट हो जाए तो ये इमेज फंक्शन हिट हो, जो इस पिक्चर को उठाकर स्टोरेज के अंदर डाले। इस पिक्चर को कहां पे डाले, स्टोरेज के अंदर। बिल्ड में जाएंगे, स्टोरेज, बिल्ड के अंदर ऑप्शन आ रहा होगा कौन सा, स्टोरेज का। तो हम स्टोरेज पर गए, अच्छा ये जो से फायरबेस वाली क्लासेस होंगी ना, हम बहुत आस्था लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये मेन चीजें हैं, हमें डेटाबेस के साथ इसकी कनेक्टिविटी है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार हम तो हर रोज एक ही चीज पढ़ रहे हैं, लेकिन इस पर टाइम लगेगा, क्योंकि आस्ता आस्ता लेके चल रहूंगा तो ही समझ आएगा। तो ये अगर लग रहा हो कि यार हम बहुत आस्था हैं, तो इस स्टेप में अच्छे हैं, क्योंकि ये हमें आना चाहिए हर चीज।
अच्छा, अब जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया गेट स्टार्ट पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। एक कौन सा? प्रोडक्शन मोड, जो आपके पास तब अलाउ होगा जब वैलिड यूजर होगा, जब आप उसको अलाउ करोगे रूल्स के हिसाब से। अभी हम चाहते हैं कि नहीं यार, हम क्या चाह रहे हैं? टेस्ट मोड, यूजर हो या ना हो तो टेस्ट करें। लेकिन ये बोल रहा है कि भाई आज की तारीख क्या? 29 दिसंबर, ऐसी है भाई? आज 29 दिसंबर ही है ना, 30 है, सॉरी गलती होगी। तो ये पूरे 30 दिन करता है, नेक्स्ट 30 डेज, आज के दिन को मिलाकर अगले 30 दिन तक ये काम कर पाएगा, उसके बाद काम करना छोड़ देगा। लेकिन हम तो चाहेंगे, क्लाइंट को टोपी पहना रहे हैं कि हम फायरबेस नहीं मोंगोडीबी यूज कर रहे हैं, उसको तो कोड का नहीं पता, ये 1 महीने बाद तो ये तो बंद हो जाएगा, तो क्या करें? तो पाकिस्तानी इसका शॉर्टकट निकालते हैं, वो भी देखते हैं क्या है। अच्छा, तो यहाँ पे जाके हमने टेस्ट मोड पर गए और नेक्स्ट कर दिया, और इससे आपसे पूछ रहा है कि भाई आपका सर्वर कहाँ पे होना चाहिए, आपकी सर्वर की लोकेशन कहाँ पर हो, क्लाउड स्टोरेज लोकेशन, क्या आपके सर्वर की लोकेशन। अभी के लिए आप कुछ भी पास कर दो, ओनली इंडिया को छोड़कर, बाकी आप कुछ भी पास कर दो, डन कर दो। नहीं यार, यहाँ पे सर्वर नहीं है, ये चीज नहीं बोलनी थी भाई। अच्छा, तो ये सिंपल करने के बाद कुछ टाइम बाद हमारे पास स्टोरेज का भी डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसके लिए इंटरनेट ना अच्छा होना चाहिए, क्योंकि नेट हमारा पास इस टाइम बहुत स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से इतना टाइम लग रहा है वैसे तो, क्योंकि हम मेन टॉपिक की तरफ तो अभी तक पहुंचे नहीं है, जो कि आज का रियल टाइम डेटाबेस है। हम स्टोरेज पे ही फंसे हुए हैं। हो जा भाई, इसको पेज को रिफ्रेश कर दें भाई। हमने पेज को रिफ्रेश कर दिया, अब चलो हो गया, शुक्र खुद ही कर गया और वो पेज भी रिफ्रेश हो रहा है। अच्छा, तो ये आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे है रूल्स। अब ये चीज आप सबने देखनी है लाजमी। ये है शॉर्टकट पाकिस्तानी स्टेज, मकसद कि आपका यूजर जब तक चाहे इमेजेस अपलोड करता रहे। ये तो डैशबोर्ड ही खाली हो गया है। हाँ, वो हो रहा है, मजाक कर रहा हूँ यार। अच्छा, तो यहाँ पे जाके रूल्स में जाएंगे, ये देख रहे हो, टाइम पे स्टैम्प, इस सबको हटाकर ओनली ट्रू, सारी जिंदगी चलते रहो। और उसके बाद ये करने के बाद यहाँ पे आएगा पब्लिश। सही है भाई? मतलब जो टाइम था ना, वो हटाकर हमने ये टाइम था कि जैसे टाइम स्टैम्प इससे ऊपर जाएगा ये काम करना छोड़ देगा, उतना होगा। अगर आप चाहते हो कि हम चाहते हैं कि हर वीक के बाद, हर मंथ के बाद क्लाइंट से पैसे मारने हैं, मोंगोडीबी बंद हो गया है जबकि है फायरबेस, और अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तो ऐसा करो कि भाई अभी मुझे पैसे दो, मैं आपके लिए फ्री कोटा फिर से सिंपल गेट करता हूँ। करना क्या है, यहाँ जाके तारीख को चेंज कर देना है कि अगले 6 दिन में चल पाए। हाँ, इसकी लिमिट है कि मतलब आप अच्छा, इस पे ना 1 दिन की रिक्वेस्ट के हिसाब से भी है। आप इस टाइम जो फायरबेस है ना, वो मल्टीपल चीज़ों पे काम कर रहा है। आप एड्स भी लगा सकते हो। आपने अक्सर यूट्यूब को यूज़ कर रहे हो, मुसीबत बन जाती है एड्स आते आते, तो एड्स हम फायरबेस से एड्स भी लगा सकते हैं। तो मल्टीपल काम कर रहा है, इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर टाइम पीरियड के हिसाब से देखा जाए तो ये थोड़ा सा आपको बाद में जाके ना महंगा पड़ जाता है। जब आपके 20,000 यूज़र हो गए, 50,000 यूज़र हो गए, तो जाके फायरबेस बोलेगा या तो मैं डेटा उड़ा रहा हूँ और या फिर मुझे पैसे दो। तो क्लाइंट बेचारा फंस जाता है। अब क्लाइंट को तो पता नहीं था कि वो हमारा पाकिस्तानी डेवलपर था, मोंगोडीबी की जगह फायरबेस लगा के बैठा हुआ है। उसका अनलिमिटेड होता है वो, उसमें भी कुछ फिर सर्वर की होती हैं कि आपको खरीदना होता है कि आप थोड़ा सा मतलब, लेकिन वो इसके हिसाब से एक्सपेंसिव नहीं है। फायरबेस फ्री का वर्जन फायरबेस का बहुत अच्छा है,
उसका बहुत खराब है, उसमें आप इमेजेस अपलोड नहीं कर सकते, ऐड नहीं लगा सकते MongoDB के अंदर, क्योंकि वो तो एक सिंपल डेटाबेस है। इसमें क्या आप मल्टीपल काम कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन आपको मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है, लेकिन क्या कि जब पैसे लेने पे आएगा MongoDB कम पैसे लेगा, क्योंकि वो एक सर्विस दे रहा है, वो ओनली डेटाबेस दे रहा है, ये 10,000 सर्विसेज दे रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ये बिल्ट में जितनी भी सर्विस है ये सब दे रहा है। इसके अंदर हमारा एड्स मोब, ये होता है एड्स, एड मोब। अगर आप अभी वैसे हमारा नेट नहीं चल रहा, वरना सर्च करो ना एड मोब फायरबेस, तो हमारे पास, अच्छा वाह इतना जल्दी आ गया रिजल्ट। अच्छा, तो आपके पास ये मल्टीपल एड्स की आप सेटिंग कर सकते हो, आप अपनी तरह के एक अपनी ऐप का मतलब ऐप के अंदर दूसरी ऐप का ऐड शो करवाने के लिए ये काम करवा सकते हो, अपनी मार्केटिंग करवा सकते हो, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है फायरबेस। तो फायरबेस मल्टीपल सर्विसेज दे रहा है, तो इस हिसाब से फिर क्लाइंट बोलता है कि नहीं यार मुझे जहाँ पे 10 चीज़ें मिल रही हैं और एक चीज़ मिल रहा है, तो अच्छा कौन हो गया, ये हो गया। लेकिन इसके प्राइस जब आते हैं फिर खुद क्लाइंट बोलता है नहीं भाई मुझे कुछ और ही चाहिए, फिर वो स्टोरेज के लिए cPanel की साइड पे जाता है और डेटाबेस MongoDB यूज़ करता है, क्योंकि MongoDB स्टोरेज नहीं देता, फिर आपको cPanel खरीद कर अपना होस्टिंग सर्वर खरीद कर उस पर काम करना होता है। अभी के लिए हमने इसको बोल दिया भाई ट्रू, ठीक है, ट्रू करने के बाद इसको कर देंगे पब्लिश। अब जब तक हम चाहेंगे ये चलता रहेगा, अब ये बंद नहीं होगा, सही है भाई। लेकिन फायरबेस हर दिन की रिक्वेस्ट के हिसाब से डेटा देखता है। अगर एक दिन में 30,000 रिक्वेस्ट की इमेजेस इस पे अपलोड करूंगा तो फायरबेस उसी दिन पैसे लेना लग पड़ेगा। फाइवर का एल्गोरिथम जैसे है, किसी को भी बोलो कि अपना नंबर सेंड करे, मैं आपके साथ पर्सनल चैट पे जाकर आपका प्रोजेक्ट करता हूं, तो आपका दूसरा मैसेज सेंड ही नहीं होगा, अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि उसका एल्गोरिथम बहुत तेज है। इस तरह फायरबेस का भी ये चीज़ है कि जब एक यूज़र मल्टीपल चीज़ें अपलोड कर रहा है, आप मल्टीपल चीज़ें एडमिन पैनल से अपलोड कर रहे हो, तो इसके पास तो हर एक आ रहा है डेटा, एनालिटिक्स आ रही हैं कि कौन यूज़र कितना यूज़ कर रहा है, तो वो क्या करता है कि आपके अकाउंट को जाके बैन कर देता है, फिर आपको बोलता है कि आप मुझे थोड़े से पैसे दो ना, आप ज़रूरत आ गई है मुझे। तो इस तरह करके सीन चल रहा होता है। लेकिन अगर आपके यूज़र, जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें यार, मतलब हद से ज़्यादा 1000 यूज़र, मिसाल के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा, अगर सैलानी का भी देखें, अब हैदराबाद में भी अगर सैलानी के 50 एम्प्लॉयज़ हैदराबाद में हैं, 100 या 400 एम्प्लॉयज़ कराची हैं, कुछ वहाँ पर हैं, तो क्या है कि इस हिसाब से हम फायरबेस पे चाहें तो डेटा लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 5 से 6 उसकी बहुत बड़ी बड़ी शाखें हैं, उसके हिसाब से फिर आपको ये महंगा पड़ेगा। तो ये चीज़ें क्लाइंट के साथ आप पहले डिस्कस कर लेते हो कि भाई आपके यूज़र्स की कितनी रेंज होगी, एक दिन पे आपकी एपीआई कितनी हिट होगी, फिर उस हिसाब से फिर आप चेक करते हो कि मुझे MongoDB साइड पे जाना चाहिए या फायरबेस पे। लेकिन अभी हम तो MongoDB की साइड नहीं, फायरबेस की साइड जाएंगे, बाद में Mongo पे जाएंगे। अच्छा, तो हम फाइल्स में आ गए, तो ये वो सेशन होगा जहाँ पर हमारी इमेजेस अपलोड हो रही होंगी, जितनी भी पिक्चर्स होंगी वो सब कहाँ पे अपलोड हो रही होंगी, स्टोरेज के अंदर, फाइल्स के सेक्शन के अंदर। अब जैसे मैं कोई पिक्चर अपलोड करूं, जैसे ये पिक्चर है, ये आ गई, अब मुझे जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो मुझे एक लिंक मिल गई, ये फायरबेस की अपनी लिंक है, फायरबेस की अपनी क्या है, लिंक है। जब मैं इस लिंक को ओपन करूंगा मेरे पास ये पिक्चर आएगी, तो ये मेरे सिस्टम से उठ के लाइव हो गई, ऐसा ही है ना भाई। तो इस चीज़ के लिए हम स्टोरेज को यूज़ करते हैं, लेकिन ये तो हमने यहाँ से किया है, हम तो चाहते हैं कि जो यूज़र पिक्चर अपलोड करे वो जाए, ऐसा ही है ना भाई। उसके लिए अब काम स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारे पास, इससे पहले हमारे पास स्टोरेज बकेट लगा होगा, आपने सिर्फ वेरीफाई करना है कि स्टोरेज बकेट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। ये वो नाम है जो आपके पास स्टोरेज के ऊपर आ रहा होगा, ये आप देख रहे हो, क्लास ऑथ E5, लास्ट में appsport.com, तो हमारे पास यही की लिंक यहाँ पे लगी हुई है। तो ये स्टोरेज आपके बकेट की लिंक है जहाँ पे आपकी स्टोरेज अपलोड हो रही होगी,
सही है भाई। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि भाई हम जो यूजर पिक्चर अपलोड करे वो हमारे पास गेट हो सके, तो एक नया फंक्शन बनाते हैं अपलोड इमेजेस का, या ऐसा करते हैं इस पे जाकर, कहां पर था, index.html ना, यहां जाकर हम इसकी इस पर आईडी इमेज सेट, नाम क्या रख दिया, इमेज सेट। सबसे पहले इसको गेट करने के लिए वेरिएबल लेट इमेज सेट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये आगे इमेज सेट। अब हम चाहते हैं कि जब इस पर चेंज हो, जब इमेज सेट चेंज हो तो ये फंक्शन हिट हो, तो इसके लिए इमेज सेट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, क्या ऐड इवेंट लिसनर, इसके अंदर बोलेंगे चेंज, जब जब इसके ऊपर चेंज हो तब तब ये कॉल बैक फंक्शन चले। कंसोल डॉट लॉग टेस्ट। अब देखते हैं भाई, तो हमारे पास कंसोल ये रहा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम यहाँ से जाकर, और कंसोल यहाँ पे कर लेते हैं। पेज पे रिफ्रेश किया, यहाँ जाके अब अभी तक ये फंक्शन हिट नहीं हुआ, जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो फंक्शन हिट होगा। सही है भाई, ये फंक्शन हिट कब होगा? अब आप बोलोगे क्यों हिट नहीं हुआ, क्योंकि इमेज सेम थी, इमेज क्या थी, सेम थी। जब उस पर चेंज आएगा, जैसे मैंने अब ये पिक्चर सिलेक्ट की तो अब टेस्ट लिखा हुआ आ गया, अगर अगेन से मैं यही पिक्चर सिलेक्ट करूंगा तो टेस्ट लिखा हुआ नहीं आना चाहिए। ऐसा ही है ना भाई, क्योंकि चेंज तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इससे फायदा ये होगा कि हमारे पास मल्टीपल इमेजेस स्टोर नहीं हो रही होंगी। अगर पहले से इमेज है तो वो दोबारा फंक्शन चलेगा ही नहीं। सही है भाई, वाला फंक्शन दोबारा से चलेगा ही नहीं। अब हम अगर यहां पे जाते हैं, यहां जाके ई लिखते हैं चेंज, और कंसोल करते हैं कि भाई हमारे पास ई में आता क्या है, रिजल्ट है क्या ये, तो हमारे पास पूरे का पूरा डेटा आ जाता है। इसमें एक चीज है टारगेट, इसमें क्या चीज है, एक टारगेट, ई डॉट टारगेट। अब चेक करते हैं, टारगेट में आ गया इनपुट वो फाइल डॉट फाइल्स, यहां पे पूरी पूरी क्या उठ के आ गई, फाइल उठ के आ गई। सही है भाई, उस फाइल का नाम, उस फाइल का डेट, ये सब कुछ डेटा आ गया। सही है, अब हमारे पास इस फंक्शन के अंदर वो इमेज सिलेक्ट हो गई जो इमेज हम सिलेक्ट करना चाह रहे थे। अब हम यहां पे जाकर चाहें तो बाइनरी वेरिएबल बना लें, वरना इसके अंदर जाके इमेज अपलोड करने वाला फंक्शन बनाए। अब क्या करना है, सिंपल यहां सर्च करना है इमेज स्टोरेज फायरबेस जेएस, तो आपको ये पूरा फंक्शन देगा। देखो अब बोलोगे यार ये तो फिर कॉपी पेस्ट हुआ, क्योंकि आज कोड फायरबेस के लिए कुछ है, कल इसमें कुछ होगा, तो इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ यूज करना आना चाहिए। सही है, तो आपने सिंपल सर्च किया अपलोड फाइल्स, तो इसने जाकर ये आपको कोड दे दिया, मैनेज अपलोड्स।
ये रहा फंक्शन यूज होगा अपलोड टास्क वाला। सबसे पहले बोल रहा है कि स्टोरेज रेफरेंस, सबसे पहले क्या बना लो, स्टोरेज का रेफरेंस। तो इसने सबसे ऊपर हमारे पास यहाँ पर कहीं ना कहीं बनाया हुआ ये रहा, हम इसको कॉपी करते हैं और इस फंक्शन के अंदर आकर हिट कर लेते हैं। स्टोरेज रेफरेंस इक्वल टू फायरबेस डॉट स्टोरेज। अच्छा है कि हम इसके लिए यहां पे एक नया फंक्शन बना दें, अपलोड इमेज। और फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का कीवर्ड, यार ये लाइट ऑन कर देना, ये वाली कीबोर्ड बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहा। अच्छा लाइट नहीं चल रही, सही है, लाइट ही नहीं है, सही सही। चल रहा है भाई, ये पीछे वाली चला, सुलाना नहीं है भाई, पीछे वाली ऑन कर दो यार। नहीं यार सिर्फ ये वाली खोल दे, लाइट गई हुई। आप लोगों को आ रहा है नजर, सही है ना, क्योंकि कीबोर्ड बिल्कुल नजर नहीं आ रहा भाई, इसलिए। अच्छा तो हमने यहां पे जाकर फंक्शन हिट किया जिसका नाम रखा अपलोड इमेजेस। इस फंक्शन के अंदर हमने पूरी ये फाइल उठा के दे दी, ये फाइल उठाकर इसको दे दी, ठीक है भाई। जो यहाँ पे इमेज सेट के नाम से जब चेंज होता था तो अपलोड इमेजेस का एक फंक्शन बना हुआ है जिसमें हमें पूरा ई मिलेगा, पूरा क्या मिलेगा, ई मिलेगा। अब अच्छा अगर हम चाहें तो यहाँ से सिर्फ ई भेजते हैं, बाकी सब काम इसके अंदर कर लेंगे। अच्छा अब सबसे पहले हमें बोल रहा है कि स्टोरेज का रेफरेंस बना लो। स्टोरेज का हमने क्या बना लिया, रेफरेंस बना लिया। अब ये रेफरेंस कहां से आ गया भाई, अब ये स्टोरेज जब मैं यूज कर रहा हूं, स्टोरेज जब मैं यूज कर रहा हूं तो यहां जाके जैसे ऐप लिखा था, ऑथ लिखा था, अब क्या लिखेंगे, स्टोरेज। सही है भाई, तीसरी सर्विस हम यूज कर रहे हैं ना भाई स्टोरेज की। अब यहाँ पे आके अब ये एक्सेस हो पाएगा, फायरबेस डॉट स्टोरेज डॉट रेफरेंस। रेफरेंस एक बाय डिफॉल्ट मेथड है जो उसको बताता है कि आपका रेफरेंस क्या है, आपने कहाँ पर जाके इमेज को अपलोड करना है। अब मिसाल के तौर पर हम जब कोई वेबसाइट पे काम कर रहे होंगे तो मल्टीपल फोल्डर्स होंगे इमेजेस के लिए, एडमिन की फोटो अलग, सुपर एडमिन की फोटो अलग, यूजर की फोटो अलग, तो 3 फोल्डर बनने चाहिए। ऐसा ही है ना भाई कि 3 फोल्डर बने, एक एडमिन का, एक सुपर एडमिन का और एक यूजर का। समझ आ रही है भाई। तो इस चीज को बनाने के लिए हमारे पास यूज होता है डॉट चाइल्ड। क्या यूज होता है, डॉट चाइल्ड। तो हमने बोला var इमेज पाथ या स्टोरेज पाथ इक्वल टू स्टोरेज रेफरेंस डॉट चाइल्ड। चाइल्ड में हमने बोल दिया एक फंक्शन का फोल्डर का नाम बना दो, यूजर्स की पिक्चर आएंगी इसमें। सही है भाई, यूजर्स की क्या आएंगी, पिक्चर्स आएंगी। अब मैं चाहता हूं कि जो नाम यहां से आया था ये नाम से भी स्टोर हो, उस फोल्डर के अंदर जाकर इस नाम से पिक्चर क्रिएट हो। समझ आ रही है सबको। तो मैंने इसको बोला, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट और ये चीज। अब इसकी वैल्यू लिखने के लिए मुझे लाजमी ये बैक टिक लगाना होगा। तो मुझे क्या लगाना होगा, बैक टिक, ताकि इसके साथ वैल्यू लगा सकूं। अब ये नाम आएगा कैसे,
ई का 0, फाइल के 0 के अंदर जाकर डॉट नेम। सही है भाई। पहले हम इस चीज को वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हमें ये फाइल मिलेगी या नहीं। ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, फाइल्स का 0 डॉट नेम। ठीक है भाई। यहाँ पे आते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं, तो जो इमेज का नाम था वो आ गया। जो इमेज का नाम था वो आ गया। तो अब मैं चाहता हूं कि इस फोल्डर जान हो जाए, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, तो हमने सबसे पहले, बस एंड ही कर रहा हूँ, तो 2-3 चीज़ें। अच्छा, सबसे पहले हमने स्टोरेज का रेफरेंस बना लिया, उसके बाद स्टोरेज का पाथ सेट हो गया। सही है भाई, कि किस नाम से ये यूज़र के पाथ में जाकर डेटा स्टोर होगा। फिर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक मेथड है पुट का, जो फाइल को अपलोड करेगा। तो हमने यहाँ लिखा ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स का 0। जब ये काम हो जाए तो कंसोल पे लिखा हुआ आ जाए अपलोड अ ब्लॉग और फाइल। समझ आ रही है भाई। तो ये 3 लाइनें हमारे पास काम करेंगी। सबसे पहले इसका रेफरेंस बनेगा, फिर उस रेफरेंस में जाकर उस फोल्डर के अंदर नई फाइल के नाम से एक फाइल बनेगी। उस फाइल में जाकर ये फाइल पुट हो जाएगी। जब पुट हो जाएगी और जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये शो करा देगा। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं, हम ये दोनों की दोनों डिलीट करते हैं और यहाँ पे आके पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे कोई फाइल नहीं है। पेज पे हिट किया, इमेज सेलेक्ट की, अपलोड अ ब्लॉग। अच्छा, ये अभी का है या पहले का? एक मिनट, अगेन से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ देखें, इसने बनाया, अगेन से हिट कर लेते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है। हमने इसको अगेन से हिट किया, पेज को सिलेक्ट किया, ये वाली पिक्चर दी इसको, और ये लिखा हुआ आ गया अपलोड अ ब्लॉग और फाइल। अब यहाँ पे अगर हम जाएंगे फायरबेस के अंदर, पेज पे रिफ्रेश करेंगे तो यूजर्स के अंदर जाकर ये वो फाइल आ गई।
तो ये इमेज आ गई। अगर मैं कोई और पिक्चर अपलोड करूंगा तो ये इसी यूजर के अंदर, इसी यूजर के फोल्डर के अंदर नई पिक्चर अपलोड कर देगा। ओके किया, अपलोड आप ब्लॉग, यहाँ पे आए, पेज पे रिफ्रेश किया तो इसके बाद दो फाइलें आ जाएंगी। ये आप देख रहे हैं, ये दूसरी फाइल आ गई और ये इसने लिंक बना दी इसकी। सही है भाई। तो अपलोड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये 3-4 लाइनें हैं बस, तो ये आपके पास इमेज अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम ये कर लेंगे कि इसकी लिंक को डेटाबेस में कैसे स्टोर करते हैं और इसकी लिंक ये हमारे पास कैसे आएगी, ये जो ऊपर लिंक आ रही है। सही है भाई, ये नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम देखते हैं।